हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्वों की बात की कि उपभोग प्रवृत्ति को दो तरह के कारक प्रभावित करते हैं, एक भावगत तत्व और दूसरा वस्तुगत तत्व। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है जो वो जे.एम. केज ने 1936 में अपनी फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रतिपादित किया। ये लॉ बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर के जो स्पेंडिंग बिहेवियर को बताता है और ये नियम मतलब इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एग्रीगेट इनकम में चेंज होने से जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो किस तरह से चेंज होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, परंतु कंजम्पशन या उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात में कम होती है। केंज के शब्दों में अगर हम बात करें तो केंज कहते हैं कि समाज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है तब कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है, किंतु इतनी नहीं जितनी कि आय में। नेक्स्ट हम इस नियम की मान्यताओं की बात कर लें। ये नियम 3 मुख्य मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट इसकी जो अजम्पशन है वो है नॉर्मल कंडीशंस, सामान्य अवस्थाएं। मतलब कि ये नियम तब लागू होगा जब इकोनॉमी में शांति का माहौल है, सामान्य अवस्था है, किसी भी तरह के युद्ध की, मंदी, तेजी की स्थिति नहीं है या राजनीतिक उथल पुथल या क्रांति का माहौल नहीं है, तो सामान्य अवस्था में ही ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स रिमेन्स द सेम, कि जो इकॉनमी है उसकी जो मनोवैज्ञानिक और जो संस्थागत अवस्था है उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनकम ही चेंज हो, सिर्फ इनकम के अतिरिक्त जो अदर साइकोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन है, लोगों की आदतें हैं, रुचियां हैं, फैशन, रीति रिवाज, आय का वितरण, कीमतें, इनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित संपन्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कि ये नियम सिर्फ संपन्न और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही लागू होगा, समाजवादी और अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं पे ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसी नियम को इस टेबल से देखेंगे। इस टेबल में 3 कॉलम लिए गए हैं, एक आय, दूसरा उपभोग और तीसरा सेविंग। ये सेम वैसी टेबल है जैसे कि हमने उपभोग प्रवृत्ति की जो टेबल बनाई थी, पीछे उसी टेबल को ही हमने ले लिया है। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि इनकम के अलग अलग लेवल पे कंजम्पशन के लेवल दिखाए गए हैं और साथ के साथ पैरेलली हमने सेविंग के भी लेवल दिखाए हैं। स्टार्टिंग से अगर देखें कि जब ज़ीरो इनकम का लेवल है, कंजम्पशन 10 करोड़ है, क्योंकि इनकम ज़ीरो हो तो भी कुछ ना कुछ उपभोग ज़रूर होगा, क्योंकि लोग अपनी पिछली बचतों को खर्च करके या उधार लेकर अपने जो कंजम्पशन का जो खर्चा है उसको पूरा करते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में जो सेविंग है वो नेगेटिव होगी, 0 - 10 आ जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है 100 करोड़ से 200 300, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन में जो होने वाली जो वृद्धि की दर है वो इनकम में होने वाली वृद्धि की दर से कम है, इसलिए साथ साथ पैरेलली सेविंग बढ़ती जा रही है। जैसे कि जब मान लीजिए 400 करोड़ इनकम है तो कंजम्पशन 370 है, तो सेविंग हो गई 30 करोड़। 500 करोड़ इनकम हुई तो कंजम्पशन मान लीजिए 460 करोड़ है, तो सेविंग बढ़कर कितनी हो गई, 40 करोड़। तो इस तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है और सेविंग भी बढ़ती जा रही है। इसी चीज़ को हम डायग्राम से देखेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ले ली, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और सेविंग को दिखाया गया है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS 45 डिग्री लाइन, CC उपभोग फलन की रेखा है जो वाई एक्सिस से शुरू हो रही है पॉजिटिव पॉइंट से, क्योंकि ज़ीरो इनकम के लेवल पे भी जो OC उपभोग है, इसलिए CC जो है इसका जो ओरिजिन है जो उपभोग फलन का वो 0 से नहीं है बल्कि किसी पॉजिटिव पॉइंट से है। और जब मान लीजिए 0 इनकम का लेवल है तो उपभोग OC है, तब क्योंकि नेगेटिव बचतें थी इसलिए जो बचत वक्र है वो नेगेटिव जोन में दिखाया गया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है आगे उपभोग भी बढ़ता जा रहा है
और ई बिंदु पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं ई बिंदु पर। तो जैसा कि उसके सामने सेविंग कर्व से पता लग रहा है बचतें ज़ीरो हैं, जैसा कि वाई वक्र पे वाई बिंदु पे शो हो रही हैं, जो कि वाई बिंदु पर एस एस वक्र एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो बचते ज़ीरो हैं, जैसे ही इनकम ओ वाई से बढ़कर ओ वाई वन हुई, जो बचते हैं वो पहले की तुलना में बढ़कर जी वाई वन हो गई हैं। इसी तरह से जैसे जैसे इनकम और बढ़ती जा रही है, जो बचते हैं वो जी इसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए इनकम का लेवल ओ वाई वन से ओ वाई टू हो गया है, तो जैसा कि ए एस और सी कर्व के गैप से पता लग रहा है, पहले बचते ए बी थी, अब बचते बढ़कर सी डी हो गई हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन कंजम्पशन में जो वृद्धि है वो इनकम के अनुपात से कम हो रही है, लेकिन जो बचतों में वृद्धि हो रही है वो आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है। नेक्स्ट हम इस नियम के जो बेसिक जो प्रोपोजिशंस हैं उसकी बात कर ले। तीन इस नियम के जो कथन हैं या इस नियम से जो तीन मुख्य बातें निकल कर सामने आई। फर्स्ट है इंक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज एग्रीगेट इनकम बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट, कि कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या कहता है कि जब कुल आय में वृद्धि होती है, कुल उपभोग में या कंजम्पशन में भी वृद्धि होगी, परंतु उपभोग में जो वृद्धि है वो आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है। इसका मेन रीज़न यही है कि जब लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी हैं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब अगर उसके बाद इनकम उसकी बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर उपभोग उतना अधिक नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, मतलब आय में वृद्धि को, डेल्टा वाई आय में वृद्धि को शो कर रहा है, उसको दो भागों में बांटा गया है, बचत में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि। नेक्स्ट है जैसा कि आपको मैंने पहले ये बता ही दिया कि डेल्टा जो है वो चेंज को शो कर रहा है, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम है, डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन को शो कर रहा है और डेल्टा एस चेंज इन सेविंग को। थर्ड पॉइंट है द इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम विल लीड टू इंक्रीज कंजम्पशन और सेविंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेविंग एंड कंजम्पशन टू डिक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीजेज। मतलब कुल आय में वृद्धि के कारण बचत और उपभोग में पहले से कमी नहीं हो सकती। जब कुल आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सेविंग और कंजम्पशन दोनों बढ़ेंगे ही। ये पॉसिबल नहीं है कि इनकम बढ़ जाए और बचत और उपभोग में कमी आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के निष्कर्ष की, इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, या इसे हम कह सकते हैं उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन का महत्व भी। तो जैसा कि प्रोफेसर हैरिस का कहना है कि जो उपभोग फलन है या उपभोग फलन का जो कॉन्सेप्ट है, केंज के रोजगार सिद्धांत के ढांचे की आधारशिलाओं में से एक है। और प्रोफेसर हैंसन ने ये कहा है कि जो भोग प्रवृत्ति है वो मतलब आर्थिक विश्लेषण यंत्रों में एक युग परिवर्तक देन है, और ये मार्शल की मांग प्रवृत्ति की खोज के समान बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस नियम को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है। इस नियम की जो मुख्य निष्कर्ष को हम ले लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का सामरिक महत्व। ये नियम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को बताता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो दोनों कंजम्पशन और उस पर इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती हैं, लेकिन शॉर्ट रन में क्योंकि कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है, भोग में स्थिरता पाई जाती है, इसलिए अगर रोज़गार बढ़ाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी की संभावना। इस नियम के अकॉर्डिंग कि कुल आय बढ़ती है तो भोग व्यय उतना नहीं बढ़ता जितनी आय बढ़ती है। इसका अर्थ है कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जिनके कोई भी खरीदने वाले नहीं होंगे, और एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम यहाँ इकाई से कम कह रहे हैं, तो इकाई से कम यह स्पष्ट करता है कि जितना उत्पादन होता है वो सब खरीदा नहीं जाता, इसलिए अति उत्पादन या ओवर प्रोडक्शन की भी संभावना रहती है और साथ साथ सामान्य बेरोजगारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है रेफुटेशन ऑफ सेज लॉ, से के नियम का खंडन, कि जो केंज ने ये उपभोग का नियम दिया है ये से के बाजार नियम को भी खंडित करता है। अकॉर्डिंग टू से पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है,
अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई के बराबर होगी। मतलब जितनी इनकम हुई वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली जाएगी। बट जो केन्ज के मनोवैज्ञानिक नियम के अकॉर्डिंग हमने अभी बात की, जो एमपीसी है वो इकाई से कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जिस अनुपात में इनकम या सप्लाई बढ़ती है, उपभोग मांग में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि कुल मांग और कुल पूर्ति हमेशा बराबर हों। तो इस तरह से ये नियम से के बाजार नियम का भी खंडन करता है। नेक्स्ट है पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी, डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इस नियम को पढ़ के हमें इस बात का भी पता लगता है कि जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है या एमईसी है, उसमें क्यों कमी आ जाती है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसके कारण उत्पादन और आय बढ़ती है, तो लोग जो हैं वो उपभोग में उस अनुपात में वृद्धि नहीं करते जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है, जिसका रिजल्ट क्या रहता है, कुल मांग में कमी आ जाती है। और कुल मांग कम होने के कारण उत्पादकों को अपना जो ना बिका हुआ माल है वो सस्ती कीमतों पर बेचना पड़ता है, और प्राइसेस क्योंकि डाउन हो गई इसलिए उनकी जो लाभ की आशा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लाभ की एक्सपेक्टेंसी या लाभ की आशंसा जब कम हो गई तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है अल्प रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के द्वारा अल्प रोजगार संतुलन की संभावना की भी व्याख्या की जा सकती है। अल्प रोजगार संतुलन वो स्थिति होती है जिसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये स्थिति तब उत्पन्न होगी जब कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर वाली पूर्ति से कम होगी। और कुल मांग के कम होने के दो मेन रीज़न है। एक तो अभी हमने बात की, क्योंकि कुल मांग उपभोग और निवेश दोनों का जोड़ है, और उपभोग और निवेश दोनों में ही कमी आ जाती है। वो किस किस कारण से, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होने के कारण निवेश कम हो जाएगा, और उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती, अभी हमने बात की, जितनी आय में होती है। इसलिए उपभोग और निवेश दोनों ही क्योंकि कम हो गए, इन दोनों के कम होने के कारण कुल मांग कम हो जाती है, और जो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार की अवस्था से पहले ही स्थापित हो जाता है, जिसे हमने अल्प रोजगार संतुलन कहा। नेक्स्ट है ओवर सेविंग गैप, अधिक बचत अंतर। ये जो नियम है वो डेवलप्ड जो इकोनॉमीज़ हैं उन इकोनॉमीज़ में पाए जाने वाले ओवर सेविंग गैप की भी एक्सप्लेनेशन करता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्नत देश हैं, उनमें जब इनकम बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन में जो इनकम में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है, इसलिए बचतें बढ़ती जाती हैं। और बचत में अधिक वृद्धि होने के कारण जो उन्नत देशों में कुल मांग कुल पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे बेरोजगारी और मंदी फैलने का डर बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्र के मोड़ बिंदु या टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ये जो नियम है, या हम इस नियम के आधार पे जो व्यापार चक्र होता है, ट्रेड साइकिल होता है, उसके जो दो तरह के मोड़ बिंदु होते हैं, एक लोअर टर्निंग पॉइंट होता है और एक होता है अपर टर्निंग पॉइंट। इन दोनों को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोअर टर्निंग पॉइंट क्यों आता है ट्रेड साइकिल में और अपर टर्निंग पॉइंट क्यों आता है। जब व्यापार चक्र मान लीजिए स्टॉप बूम की सिचुएशन में है, उच्चतम सीमा पर है, तो उस समय आय बहुत अधिक बढ़ जाती है, परंतु जो उपभोग है वो आय से पीछे रह जाता है, इसलिए वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण जो व्यापार चक्र नीचे की तरफ मुड़ जाता है। जब ये नीचे की ओर मुड़ रहा है और नीचे मुड़ते मुड़ते जब निम्नतम बिंदु पे पहुंचता है, तब इनकम बहुत कम हो जाती है। लेकिन लोग क्योंकि अपने पुराने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे, इसलिए कंजम्पशन में उतनी कमी नहीं आएगी जितनी की आय में। इसलिए मांग एक निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं जाती और व्यापार चक्र फिर से ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इस नियम के आधार पर हम व्यापार चक्र के मोड़ बिंदुओं की संतोषजनक व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्युलर स्टैग्नेशन, अति दीर्घकालीन गतिहीनता। अति दीर्घकालीन गतिहीनता की व्याख्या भी इस नियम की सहायता से की जा सकती है। इस नियम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, उपभोग व्यय में आय की तुलना में कम वृद्धि होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बचतों में तेज़ी से वृद्धि होगी। और जब बचतें तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, एक ऐसा समय आ जाता है कि जब उद्यमियों को इस बढ़ी हुई जो बचतें हैं उसको इन्वेस्ट करने के प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर प्राप्त नहीं होते, या हम कहीं निवेश की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में सैचुरेशन पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं। और जब निवेश नहीं होगा तो रोज़गार के स्तर को भी मेंटेन नहीं रखा जा सकता, और इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है कि सिक्युलर स्टैग्नेशन आ गया, या अति दीर्घकालीन गतिहीनता आ गई उस इकॉनमी में। तो इस दीर्घकालीन गतिहीनता की भी व्याख्या इस
इस नियम की सहायता से की जा सकती है कि क्यों दीर्घकालीन गतिहीनता आ जाती है किसी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन, राज्य का हस्तक्षेप। ये नियम स्टेट इंटरवेंशन की बात करता है और स्वतंत्र नीति को भी खंडित करता है, क्योंकि उपभोग व आय से पीछे रह जाने के कारण इकोनॉमी में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगा। मंदी या तेजी जैसी स्थिति अगर आ जाती है तो वो सरकार के हस्तक्षेप से ही ठीक होगी, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, आय सृजन की अनुपम प्रक्रिया। इस नियम की या जो हम इस में हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इनकम जनरेशन की प्रोसेस को भी अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हमारा चैप्टर नेक्स्ट आएगा ये मल्टीप्लायर का। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्मॉल के है, ये मल्टीप्लायर या गुणक का प्रतीक है। गुणक क्या होता है कि गुणक क्या बताता है कि जब इकोनॉमी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है या हम कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है तो इनकम में जो इंक्रीज़ होता है वो इन्वेस्टमेंट की मात्रा से कई गुना अधिक हो जाता है। तो इनकम और इन्वेस्टमेंट के इसी संबंध को मल्टीप्लायर या गुणक कहा जाता है। अब ये जो यहाँ के है या गुणक है वो एमपीसी पे डिपेंड है, मतलब जब हम जो गुणक है वो हमने कहा कि आय सृजन की प्रक्रिया को दिखाता है, लेकिन जो आगे गुणक है वो एमपीसी पे डिपेंड है। एमपीसी और गुणक में पॉजिटिव रिलेशन है। जितनी ज़्यादा लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति होगी गुणक की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और गुणक की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इनकम में उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। और अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक की वैल्यू कम रह जाएगी और जो आय सृजन की प्रक्रिया है या आय में वृद्धि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट है उससे हमें इनकम जनरेशन प्रोसेस के बारे में भी पता लग जाता है। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया केन्ज का मनोवैज्ञानिक नियम। थैंक यू।